नमस्कार। किसी भी सोसाइटी को आगे बढ़ाने का एक ही रास्ता है, एजुकेशन। जितनी ज़्यादा एजुकेशन शिक्षा होती है सोसाइटी में, वो सोसाइटी, वो राज्य, वो प्रदेश, वो मुल्क उतना ही आगे बढ़ता है। राजस्थान को आगे बढ़ाने का इस मायने में जिम्मा मिला है शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ साहब को। सराफ साहब इस समय हमारे साथ हैं। सराफ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है चक्रव्यूह पर। फर्स्ट इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। राजस्थान अभी तक बहुत पिछड़े प्रदेशों में से माना जाता है। पिछले कुछ समय में थोड़ा सा एजुकेशन में बढ़ोतरी हुई है, लिटरेसी रेट में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन वो बहुत फॉर्मल जैसी है। सरकारी आंकड़े जो आपकी फाइलों में होते हैं उसमें वो बढ़ती गई है। क्या आपको लग रहा है कि राजस्थान के लिए जो जिम्मेदारी आपको मिली है वो पूरा कर पाएंगे? देखिए, जहाँ तक राजस्थान में शिक्षा का सवाल है, पिछले 5 साल में जब कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, तो शैक्षणिक अराजकता का वातावरण पूरे प्रदेश में उन्होंने निर्मित किया। यानी एक भी शिक्षक की नई नियुक्ति नहीं की। स्कूल्स जो चल रहे थे उनमें से कई स्कूलों को उन्होंने बंद कर दिया और एक शैक्षणिक अराजकता का वातावरण पूरे प्रदेश में निर्मित हुआ। अब 4 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और जिस प्रकार पिछले टेन्योर में हमने शैक्षणिक वातावरण बनाने का प्रयास किया था, उसमें हम लगे हुए हैं। आज पर्याप्त मात्रा में स्कूल तो हैं प्रदेश में, पर शिक्षकों की कमी से सब स्कूलें जूझ रही है। तो इस बार हमारा ध्यान रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की जाए और जिन विद्यालयों में शिक्षक नहीं है वहाँ शिक्षकों की नियुक्ति हो। एक प्रयोग हम और करने जा रहे हैं और वो हम करेंगे कि हर पंचायत में एक स्कूल जो पहली से लेके 10वीं तक चलेगा और वो मॉडल स्कूल के रूप में हम उसको परिवर्तित करेंगे। लेकिन जो मौजूदा स्कूल हैं, जो मॉडल स्कूल नहीं बना रहे आप, उन स्कूलों का हाल तो और बदहाल है ना। मैंने बताया ना कि शिक्षकों की क्यों? कमी, शिक्षक ही नहीं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस तरह का है। मैंने आपको बताया कि इसमें एक तो सबसे बड़ी जो बात है वो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8वीं तक परीक्षा नहीं होगी। इसका परिणाम यह है कि बच्चे आए कि नहीं आए, उनकी मॉनिटरिंग नहीं होती। और अभी जब हम भरतपुर संभाग के दौरे पर थे और कई विद्यालयों में हम गए तो बड़ी चिंताजनक स्थिति है कि 9वीं 10वीं के बच्चों को हिंदी पढ़ना नहीं आता, अंग्रेजी पढ़ने का तो सवाल ही नहीं है, गुणा भाग करना नहीं आता, गणित नहीं आती, गणित नहीं आती। तो इसका हमने एक बीच का रास्ता निकाला है कि हम वैकल्पिक बोर्ड का गठन कर रहे हैं 8वीं तक। और पेरेंट्स जो ये चाहेंगे कि भाई मेरे बच्चे का असेसमेंट हो, मेरा बच्चा कितना पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, तो इसमें मेरे ख्याल से राजस्थान का हर पेरेंट ये चाहेगा कि मेरे बच्चे का असेसमेंट हो। कितनी अभी भर्ती आपको करनी है? कितनी वैकेंसीज आपको लग रही है राजस्थान में? अभी तो लगभग 2-2.5 लाख के लगभग वैकेंसीज है। 2-2.5 लाख वैकेंसीज हैं। एक साथ तो हम नहीं भर सकते, पर हम प्रति वर्ष और 50,000 60,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे और इसको 5 साल में अब ये पूरा बैकलॉग हम समाप्त करने। तो ये स्कूलों को धर्मशाला कहना ठीक नहीं है? 2.5 लाख वैकेंसीज हों स्कूल्स में। मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो यानी क्या वजह है इसकी? पिछले टेन्योर में, जैसे पिछली बार जब हमारा टेन्योर था तो हमने 1 लाख से ज़्यादा, 1 लाख और कुछ हज़ार शिक्षकों की नियुक्ति हम लोगों ने की थी। पर पिछले 5 साल के टेन्योर में वो सब लिटिगेशन में फंस गई, कहीं पर भी कोई नियुक्ति नहीं हुई। हम अब सारे कोर्ट के दायरे से निकल कर और ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्तियां हो, इस बात का हम प्रयास कर रहे हैं। वहाँ से उनको ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी मैं पिछले दिनों राजस्थान के पूरे दौरे पर था तो कुछ शहरों के पास जो छोटे गांव हैं, शहरों से जुड़े ही, बहुत दूर नहीं जाकर, एक स्कूल मैंने देखा, एक शहर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक स्कूल देखा जो करीब करीब 8th या 10th तक का स्कूल था। वहाँ पे 17 टीचर्स थे। 17 टीचर्स थे और स्कूल में बच्चे थे 25। हाँ, तो मैंने बताया ना कि इस प्रकार की स्थिति भी कई जगह है। तो हम इसका पूरा सर्वे करवा रहे हैं और जहाँ इस प्रकार की स्थिति होगी वहाँ से हम टीचर्स को हटाएंगे और जहाँ कमी है टीचर्स की वहाँ उनको लगाएंगे। पर इट विल टेक टाइम। अब बीच में आचार संहिता आ गई, पर हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस प्रकार की जो स्थिति है उसको आप एक बार, जो फैक्चुअल रिपोर्ट है वो हमारे पास आ जाएगी तो हम निश्चित रूप से समानीकरण करेंगे। इलेक्शन कवरेज के दौरान जब मैं पूरे राजस्थान गया और हमने हर ज़िले में एक प्रोग्राम किया तो ज़्यादातर जगहों पर लोगों ने, जो हमारे पास नुमाइंदे आ रहे थे गैस के तौर पे भाजपा के, उनसे मांग की कि जो आपने एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान टेट की परीक्षा को, टेट को रोकने का भरोसा दिलाया था, वो नहीं किया। उस पर काफ़ी नाराज़गी थी। क्या है देखिए, टेट का जहाँ तक सवाल है, ये केंद्रीय सरकार का नियम है और टेट कंपलसरी है।
तो हमने बीच का रास्ता ये निकाला है कि तो फिर आपने वादा क्यों किया? सुनिए सुनिए, अभी हमने बीच का रास्ता निकाला है कि 3 परीक्षाएं होती है अभी, उसकी जगह हम एक परीक्षा करेंगे, और वो एक परीक्षा भी आरपीएससी के माध्यम से करेंगे जैसे पहले करते थे जी। अब उसका नाम हम कुछ कैट कर लो या कैट कर, कुछ भी नाम दे दीजिए, पर ये कंपल्सरी नहीं रहेगा, जी। क्योंकि जब एक परीक्षा होगी जैसे पहले भी होती थी, अब इन्होंने जिला परिषद के माध्यम से बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो हमने एक परीक्षा कर दी, और उसमें भी हमने ये तय किया है कि केवल उस परीक्षा के आधार पर निर्भर नहीं रहेगा बच्चा, उसके प्रीवियस क्लासेस के नंबर भी उसमें जुड़े, इसका भी हम यानी विचार कर रहे हैं। उसमें एक मध्य प्रदेश मॉडल है और एक गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल में तो यह है कि 20% नंबर जुड़ेंगे, और मध्य प्रदेश मॉडल है 40% नंबर प्रीवियस क्लासेस के जुड़ेंगे। तो हम इसकी मेरिट डिमेरिट देख रहे हैं, और इसका जल्दी निर्णय करके तो टोटली उस परीक्षा पे बच्चा डिपेंड नहीं करे, उसकी जो पिछले बार की जो परफॉर्मेंस है, ओवरऑल जो टैलेंट है उसकी, उसका जो टैलेंट है उसके आधार, उसमें भी एक पेज है, उसमें यह है कि लोगों का कहना यह है कि जो सीबीएसई का जो पैटर्न है उसके बच्चों की परसेंटेज ज़्यादा, परीक्षाएं नंबर ज़्यादा मिलते हैं, परसेंटेज ज़्यादा, जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी का है उसका, तो हमने इसके लिए परसेंटाइल सिस्टम निकाला, इसमें अडॉप्ट करेंगे, परसेंटाइल सिस्टम अडॉप्ट करके, और उसके आधार पर हम करेंगे, तो उससे फिर बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा। ज़्यादातर बार ये होता है कि सरकारें जो बनती हैं, एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं, अब सराफ साहब बन गए हैं, तो सराफ साहब का नाम कैसे अच्छा होगा कि नॉमिनेशन जो रजिस्ट्रेशन होता है प्राइमरी क्लासेज में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, 70% हो गया, 80% हो गया, 100% हो गया, तो बड़े मिनिस्टर साहब हो गए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आप देख रहे हैं कि 10th तक के बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं आ रहा, और जो शुरू में है देखिए उसमें पिछली बार हमने और अफसर जो है वो अपने प्रमोशन के लिए वो करते रहते हैं। पिछली बार जब हमारी सरकार थी तो हमने क्वांटिटी पर ध्यान दिया, और इस बार हमारा जोर रहेगा क्वालिटी पर। पिछली बार जितनी रजिस्ट्रेशन स्कूल खोलने थे वो खोले, हमने स्कूल खोले, पर अब स्कूल्स की क्वालिटी किस प्रकार से उसमें वृद्धि हो, इस बात पर हम ध्यान देंगे। जैसे स्कूल्स में टाट पट्टी है कि नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, वहाँ बच्चों के लिए टॉयलेट्स नहीं होते ज़्यादातर, स्कूल्स में टॉयलेट्स की व्यवस्था है कि नहीं है, वहाँ टीचर्स पूरे है कि नहीं है, पंखों की सुविधा है कि नहीं, मतलब जो भी फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। अब इस बार हम इस पर ध्यान देंगे, और इसीलिए मैंने कहा कि पहले हमने क्वांटिटी पे ध्यान दिया, अब हम क्वालिटी पे। तो फिर उससे तो बड़े एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे, फिर रिकॉर्ड में आप नहीं बता सकते कि मेरे पास ज़्यादा स्कूल खोले मैंने, कि ज़्यादा बच्चों को नॉमिनेशन। कालीचरण सराफ की प्रसिद्धि बढ़े या नहीं बढ़े, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि हमारे प्रदेश का शैक्षणिक स्तर किस प्रकार से सुधरे, किस प्रकार से यहाँ के बच्चे शिक्षित हों, क्योंकि हमारा ये मानना है कि शिक्षित प्रदेश तो विकसित प्रदेश जी। यदि शैक्षणिक वातावरण नहीं होगा, बच्चे शिक्षा नहीं लेंगे, तो हम किसके लिए विकास कर रहे हैं। तो पहले वाले फैसले को आप गलत मान रहे हैं कि पिछली बार गलत किया आपने, गलती की कि केवल क्वांटिटेटिव? पिछली बार गलती इसलिए नहीं की कि पिछली बार आवश्यकता थी कि स्कूल, हमारा पिछली बार भी ये प्लान था कि 5 साल में हम क्वांटिटी, जहाँ जहाँ भी, जैसे हमने तय किया कि हर ग्राम पंचायत में एक सेकेंडरी स्कूल होगी, सेकेंडरी स्कूल खोला, हर 1 किलोमीटर पर एक प्राइमरी स्कूल होगी, हर 2 प्राइमरी स्कूल पर एक मिडिल स्कूल होगी, ये हमने तय किया। अब कहीं भी ये स्थिति नहीं है कि बच्चे को कोई 2-3 किलोमीटर जाना पड़े, अब वो सब हो गया। अब हम क्वालिटी पे ध्यान देंगे। ड्रॉप आउट रेट को भी मैंने बताया ना, ड्रॉप आउट रेट भी जब हमारा राज था कंपैरेटिवली पिछले कांग्रेस के टेन्योर से अच्छी थी। इस बार हमारा ध्यान रहेगा क्वालिटी पर, क्यों कि अब क्वांटिटी, जहाँ 1 किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल है, हर 2 प्राइमरी स्कूल पर एक मिडिल स्कूल है, हर अपने पंचायत समिति ग्राम पंचायत में एक सेकेंडरी स्कूल है, अब हम क्वालिटी पे ध्यान देंगे। पहले जितनी आवश्यकता थी वो विद्यालय खुल गए, और हमने टीचर्स भर्ती का भी प्रयास किया, और 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की भी नियुक्ति की। अब हम केवल और केवल क्वालिटी पे ध्यान देंगे। एक बड़ा फैसला आपको करना है, आप काफ़ी समय से भरोसा दिला रहे हैं जब से आपकी सरकार बनी है कि जो कॉलेज एजुकेशन है उसमें टीचर्स को, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो लेक्चरर की जो पोस्ट थी उसको यूजीसी के मापदंडों पर बनाया जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, वो प्रोसेस में है। उसको लेकर भी कुछ बात चल रही है, क्योंकि उसके लेकर काफ़ी समय से डिमांड चल रही है। बिल्कुल प्रोसेस में है, जहाँ जहाँ रिक्तियाँ हैं उन अपॉइंटमेंट्स को भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पदोन्नतियाँ रुकी हुई है, डीपीसी के माध्यम से पदोन्नतियाँ भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं,
और निश्चित रूप लेकिन से उसको बराबर एक करना हमने चाहते जो हैं बड़ा UGC चेंज किया है कब तक करते हैं? हायर एजुकेशन में जो हमने सबसे बड़ा चेंज किया है कि पहले बच्चे को हर क्लास में एडमिशन लेना पड़ता था। फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है, फिर फर्स्ट ईयर पास आउट करने के बाद सेकंड ईयर में एडमिशन लेता है, फिर थर्ड ईयर। अब ये हमने कह दिया कि फर्स्ट ईयर में जो बच्चे का एडमिशन हो गया दैट इज़ फाइनल। अब फर्स्ट ईयर में जो बच्चा पास आउट करेगा तो उसका सेकंड ईयर में ऑटोमेटिक एडमिशन हो जाएगा। सेकंड ईयर पास आउट करेगा तो उसका थर्ड ईयर में ऑटोमेटिक एडमिशन हो जाएगा। ये हमने कर दिया इस साल से। हायर एजुकेशन में पिछले कुछ साल में उसकी एक वजह ये भी रही कि सरकारों ने बड़े कॉलेजेस, बड़े यूनिवर्सिटीज़ नहीं खोली, तो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे आए, प्राइवेट कॉलेजेज आए, यूनिवर्सिटीज़ आई। और जो आप आम तौर पर खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की जो ज़ुबान है और एक आम समाज की ज़ुबान है, विद्या मंदिर जो हम जिन्हें मानते थे संस्थानों को, विद्या के संस्थानों को, वो अब विद्या की दुकानें हो गई हैं, ऐसा लगता है। शॉप्स बन मेरा गए। मानना ये नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान अमेरिका नहीं है, यहाँ अभाव योग परमानेंट रहता है। अब हम ये केवल ये चाहें कि हमारे सरकारी संसाधनों से ही हम केवल शिक्षा दे पाएंगे तो ये संभव नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका के पैटर्न पर हमने यहाँ पर भी निजी क्षेत्र में हायर एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया। फिर चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों, अब जैसे जो नेशनल नॉलेज कमीशन है उसके हिसाब से, और जितनी यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, 1500 यूनिवर्सिटीज़ पूरे देश में होनी चाहिए, और उसमें उसके साथ से 60-70 यूनिवर्सिटीज़ राजस्थान में होनी चाहिए। पर आज 1500 सरकार के पास संसाधन नहीं है जी। तो इसके लिए अब जैसे आप देखिए कि पहले केवल 600 इंजीनियर निकलते थे राजस्थान में, क्योंकि 6 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। अब आज निजी क्षेत्र में हमने इंट्रोड्यूस किया तो आज उसका परिणाम है कि लगभग 135 इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो आज हज़ारों बच्चे इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं। नहीं, लेकिन उससे एजुकेशन का जो लेवल है वो तो गिर गया ना। प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, ये बात सही है। और जो इसके लिए आप देख रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस में किस तरह के इंजीनियर बन रहे हैं, किस तरह के मेडिकल कॉलेजेस आजकल खुल गए हैं। मैंने इसीलिए इसके लिए कोई कंट्रोल ही नहीं है। हमने पिछली बार जब ये सब प्राइवेट कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज़ को इंट्रोड्यूस किया तो उसके साथ साथ हमारा ये भी यानी मानना था कि इनके लिए एक रेगुलेटरी बोर्ड का गठन हो, और रेगुलेटरी बोर्ड गठन करने की हमारी मंशा थी। बीच में सरकार पलट गई, पर उसके बाद ये रेगुलेटरी बोर्ड हिमाचल प्रदेश ने बनाया तो उसको कोर्ट ने स्टे कर दिया। तो हम कोई इस प्रकार का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि जिससे दो चीजें वहां पर हैं, एक तो एजुकेशन का कोई स्तर वहां पर नहीं है, दूसरा फीस जो है वो इतनी ज्यादा है कि कोई गरीब आदमी वहां पर पढ़ ही नहीं सकता। सरकार इन पर अंकुश किस प्रकार से लगा सके, इस पर हम विचार कर रहे हैं। क्योंकि रेगुलेटरी बोर्ड पहले हमारे दिमाग में था कि रेगुलेटरी बोर्ड हम बनाएंगे, और रेगुलेटरी बोर्ड का हमने हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी दिया है। पर सरकार बनने के बाद ये पता लगा कि हिमाचल में रेगुलेटरी बोर्ड बना था वो, तो उसको स्टे कर दिया, बोर्ड ने स्टे कर दिया। तो अब कोई वाया मीडिया निकाल के कि किस प्रकार से अंकुश लगाया जा सकता है, हम ये कर रहे हैं। और जहाँ तक फीस का सवाल है, अभी जो शिव कुमार जो रिटायर्ड जस्टिस हैं, उनके नेतृत्व में जो कमेटी बनी हुई है वो अपना काम कर रही है, और पहले तो बिल्कुल डिफंक थी। हमने आने के बाद उनको ये निवेदन किया है कि आप जहाँ जहाँ भी फीस की गड़बड़ है उन पर आप अंकुश लगाइए, और उसका फ़ायदा भी मिला है। पर क्योंकि ये शुरुआत है, इसलिए अभी मैं ये नहीं कह सकता कि फुल प्रूफ सारी व्यवस्था हो गई, पर इट विल टेक टाइम। पर विद इन ए ईयर और 2 हम इस पर कंट्रोल कर लें। चलिए, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। सराफ साहब हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं और चर्चा करेंगे राजनीतिक हलकों में जो उनकी दमदारी है, जो दबंग विधायक और नेता माने जाते हैं सराफ साहब, उनसे बात करेंगे राजनीति पर। तुरंत लौटते हैं। आई एम ओनली द मैन जिसने विधानसभा के चुनाव के समय मैंने कहा था 150 से ऊपर सीट जीतेगी।